सवाल नंबर 2 पे आते हैं। पिछले सवाल में अकाउंटिंग का एरिया और उसने पूछ लिए आपसे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। इस सवाल में अकाउंटिंग का एरिया और वो आपसे पूछ रहा है कंट्रोल्स। इस सवाल में अकाउंटिंग का एरिया और क्या पूछा है, कंट्रोल्स। कहता है स्ट्रेटजी बना के दो, यानी कि ISA 300 खोलो, स्ट्रेटजी वाला, और डिस्क्राइब करो जो तुम्हें लगता है कंपनी के अंदर 7 कंट्रोल्स जो कि लाजमी होने चाहिए, यानी कि 1 नंबर फॉर 7 इज इक्वल टू 7, और स्ट्रेटजी के लिए 5 नंबर। रेवेन्यू है, IFRS 15 है। मेरे लिए एक दफा ये सवाल पढ़िएगा जल्दी से, 2-3 मिनट लें, सवाल पढ़े फटाफट से, क्विकली। जो सवाल को पढ़ लिए, सवाल पढ़ा है, मजे की बात बताऊं, सवाल जितनी बातें बताई है ना किसी काम की। You have been appointed as the audit manager to lead the audit of Zenith Telecommunication Limited, a leading telecommunication company with a large clientele. बहुत सारे ऑफर्स ये लोग देते हैं, हाई डाटा स्पीड, वॉइस कम्युनिकेशन, हाइब्रिड, जितने आप लोग यूज करते होंगे। ड्यूरिंग द इनिशियल रिस्क असेसमेंट, रेवेन्यू हैज बीन आइडेंटिफाइड एज एन इंपॉर्टेंट एंड हाई रिस्क ऑडिट एरिया। मुझे बताइए हम लोग किस स्टेज पे खड़े हैं? क्या प्लानिंग स्टेज हो गई है या होने वाली है या हो रही है? हम किस ऑडिट की स्टेज पे खड़े हैं? असेसमेंट स्टेज इज अ वेरी जेनेरिक वर्ड। प्लानिंग फेज से आगे हैं, क्योंकि हमने हाई रिस्क एरिया निकाल लिया, तो हम प्लानिंग स्टेज पे नहीं है। हम प्लानिंग स्टेज पे नहीं है, हमने कंपनी को समझ लिया है, असेस कर लिया है, सेक्टर तक पहुंच गए हैं, हमने हाई रिस्क एरिया भी निकाल ली है, प्लानिंग हो चुकी है, प्लानिंग हमारी हो चुकी है, और हम खड़े हैं और हमने डिसाइड किया है कि भैया रेवेन्यू जो है वो हमारा हाई रिस्क एरिया है।
कंपनी ने स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है, वो मैनेज करता है कस्टमर की सब्सक्रिप्शन को, ऑटोमेशन हो चुकी है, कस्टमर खुद साइन अप करता है, सब्सक्राइब करता है, प्लान बनाता है, कैंसिल करता है, माइग्रेट करता है, सब कुछ करता है। इसका हमें सवाल के अंदर कोई फायदा नहीं होगा। तो चीज देखने वाली है वो ये है कि कंपनी में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लग चुका है, जिसकी वजह से हुआ क्या, हुआ ये है कि अब ये टेक कंपनी बन गई है, पेपरलेस हो गई है। यानी कि अब इसमें मैनुअल रिकॉर्ड्स, मैनुअल काम नहीं होगा। और इस तरह की कंपनी में क्या डेली बेस के ऊपर 1-2,500 ट्रांजेक्शन होती होंगी? बताइए, इस तरह की कंपनी के अंदर क्या एक दिन में कितनी ट्रांजेक्शन कंपनी करती होगी? इस ऑटोमेशन के साथ कंपनी कितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन करती होगी? अन्य वाह, शायद एक दिन की 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 ट्रांजेक्शन होती है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स उतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन। कोई कॉल का पैकेज लगा रहा है, कोई नेट का पैकेज लगा रहा है, कोई एसएमएस का पैकेज लगा रहा है, कोई बैलेंस कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, किसी के पैसे कट गए हैं, किसी का बैलेंस खत्म हो गया है, कोई सब्सक्राइब कर रहा है, कोई माइग्रेट कर रहा है। बहुत कुछ होगा जो कि अगर आप मैनुअल करने के लिए जाएंगे तो रुल जाएंगे, फंस जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मैनुअल काम नहीं कर सकते, मैनुअल काम नहीं करना पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे कि आप उसको मैनुअल लेके चले। तो जब मैनुअल काम नहीं होगा और सिस्टम बहुत ज्यादा ऑटोमेट हो गया है, तो मुझे खुद बताइए, इस ऑटोमेशन को अगर मुझे चेक करना है या अगर मुझे इस ऑटोमेशन के ऊपर अपना एक नजरिया बिठाना है कि ये ठीक है या नहीं है, should I go for test of control or should I go for substantive procedures, test of detail? मुझे कंपनी के कंट्रोल अच्छे करने हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ कंपनी के कंट्रोल्स ही अच्छे करने होंगे। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो गेम खत्म हो गई है। अगर ये बात समझ आ गई है कि कंपनी हाई टेक हो गई है, कंपनी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा टेक डेवलप्ड हो गया है। अब चूंकि टेक डेवलप्ड है और रेवेन्यू इस तरह की जो कंपनीज हैं उनमें हाई कॉम्प्लेक्स रिस्की एरिया माना जाता है रेवेन्यू वाला, और कंपनी के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं थ्रू आईटी सिस्टम और कोई मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, किसी भी तरह से कोई मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि कंपनी ने एक तगड़ा आईएस आईटी सिस्टम लगाया होगा, ये मौजूद होना चाहिए कंपनी के पास, यस और नो। और इस चीज को वेरीफाई करने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंटिव के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एट असर्शन लेवल नहीं दे सकते। तो आपने अगर ये लाइन नहीं लिखी है तो आप बेवकूफ हैं। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी है कि alone substantive procedures cannot provide sufficient appropriate audit evidence at assertion level, तो फिर आपका वाकई में फेल होना बनता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड की जार्गन लाइन है, ये लाजमी लिखनी थी। अगर नहीं लिखी है तो आप हारे गए। चलो है, आई गेस के लिख ली होगी या लिख लेंगे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल की तरफ जाना पड़ेगा। और चूंकि ये एरिया हाई रिस्की है और इस हाई रिस्क एरिया में आपको अच्छा खासा एविडेंस भी चाहिए होगा, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ एक ही एरिया रिस्की निकाला है, बाकी सारे एरिया रिस्की नहीं है। यहाँ पे छोटी से छोटी भी गलती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपनी लेवल ऑफ अश्योरेंस को बढ़ा लूं। बेशक मैंने रीजनेबल देनी है, मगर उसके अंदर भी मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा इफेक्टिवनेस देखनी पड़ेगी, ऑपरेटिंग कंट्रोल्स को सही से समझना पड़ेगा। प्राइमरीली मुझे
टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि डाटा ब्रीच होने के चांसेस काफी ज्यादा है। कोई पता नहीं कंपनी ने जो कमांड दी है रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने की, वो ठीक है या नहीं है, और क्या हर ऑडिटर को बाय डिफॉल्ट इस सेक्टर की नॉलेज होती है? क्या हर ऑडिटर बाय डिफॉल्ट आईटी स्पेशलिस्ट होता है? क्या हर ऑडिटर एक आईटी एक्सपर्ट होता है? तो क्या यहाँ पे मुझे एक थर्ड पार्टी को अपने साथ लेके जाना चाहिए, एक आईटी एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए? डेफिनेटली लेनी चाहिए, डेफिनेटली लेनी चाहिए। फिर क्या ये कंपनी का ऑडिट फर्स्ट टाइम हो रहा है या इससे पहले भी ऑडिट हो चुका है? ये कंपनी का पहला साल है या प्रीवियस ऑडिट है? प्रीवियस ऑडिट से भी क्या मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ फोकस्ड एरियाज, रिस्क वाले एरियाज? और पिछला ऑडिट कैसे हुआ था, कैसे आईटी कंट्रोल्स के ऊपर काम हुआ था, कौन से टीम मेंबर्स थे, क्या एक्सपीरियंस था, ये सब चीजें मुझे देखनी पड़ेंगी उस ऑडिट को शुरू करने से पहले। ये सारी चीजें मुझे वेरीफाई करनी पड़ेंगी उस ऑडिट को स्टार्ट करने से पहले। तो ये सारी स्ट्रेटजीज आपने लिखनी है 5 नंबर के लिए। जितनी बातें हमने की हैं ये सारी आपने अंग्रेजी में ढालनी है 5 नंबर की। फिर आपने बताने हैं 7 कंट्रोल्स। अब जहन में क्या आता है, मैं कुछ याद कराता हूँ। एक होते हैं जनरल कंट्रोल्स और एक होते हैं, बताएंगे ना, एक होते हैं जनरल कंट्रोल्स। जी, एक होते हैं जनरल और एक होते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स। याद आ गया? दोनों में फर्क बता सकते हैं? दोनों में अगर आप जरा मुझे फर्क बता दें। फर्क बताएं, फर्क। जनरल कंट्रोल्स ओवरऑल लेवल पे होते हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक। ठीक है, समझ गया कि आपको पता है। तो जनरल बेसिकली पूरे सिस्टम के लिए होते हैं और एप्लीकेशन एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन या स्पेसिफिक ऐप के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से कंट्रोल्स होने चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि इनका सिस्टम मजीद मजबूत कर सकते हैं। आपके ख्याल में क्या डाटा इस तरह के सेक्टर में ब्रीच होने के चांसेस ज्यादा है या कम है? सिर्फ दिमाग से सोचना है, डाटा ब्रीच होने के चांसेस ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। तो क्या मुझे उस डाटा की ब्रीच को कंट्रोल करने के लिए, डाटा की ब्रीच को कंट्रोल करने के लिए मुझे डाटा वैलिडेशन कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे? तो डाटा की वैलिडिटी देखनी पड़ेगी कि डाटा जो सिस्टम में जा रहा है वो खराब तो नहीं है, वो प्रॉपर है कि नहीं है, प्राइसेस सही चार्ज हो रही है, यूजेज सही से कैलकुलेट हो रही है, कस्टमर की प्रोफाइलिंग सही से हो रही है या नहीं हो रही है। तो डाटा प्रोटेक्शन, डाटा वैलिडेशन चेक लगाना पड़ेगा। फिर इस तरह के सिस्टम में अगर एरर्स आ जाए तो क्या एरर को डिटेक्ट करने के लिए भी मुझे कुछ कंट्रोल्स चाहिए होंगे जो कि सिस्टम में रियल टाइम काम करें? सिस्टम में रियल टाइम काम करने के लिए क्या मुझे एक ऑटोमेटेड एरर डिटेक्शन कंट्रोल चाहिए होगा? हाँ जी। अब इस पार्ट का इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपकी थिंकिंग है। आपने बस ये देख लिया कि आईटी, ये कंपनी ऐसी है जो कि आईटी वाली है। अब हर आईटी कंपनी के अंदर जो कंट्रोल्स हैं वही एज इट इज इस कंपनी में भी होने चाहिए। सवाल का ऊपर रेवेन्यू से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। आपने रेवेन्यू के कंट्रोल्स नहीं बताने, आपने बताना है आईटी कंपनी के अंदर
कौन कौन से कंट्रोल्स हों जिसमें से रेवेन्यू के ऊपर कौन से लगने चाहिए। अच्छा, क्या मुझे यहाँ पे ऑटोमेटेड एरर डिटेक्शन होनी चाहिए जिससे बिलिंग डिस्क्रिपेंसी हमें फौरन से पता चल जाए रियल टाइम में। अच्छा, क्या रिकंसिलिएशन भी साथ साथ करनी चाहिए कि यूज कितना हो गया है, डाटा कितना रह गया है, कस्टमर कितने हैं, कौन से कस्टमर रिपीट आ रहे हैं, इनको रिकंसाइल करना चाहिए। अच्छा, क्या मुझे पूरे सिस्टम को समझने के लिए ऑडिट ट्रेल्स बनानी चाहिए। ऑडिट ट्रेल याद है क्या होता है, कैट याद है क्या होता है, कैट CAAT याद है। वो भैया कैट का पता है, कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स, वो लगा सकता हूं। इनपुट डाटा सही से सिस्टम में जा रहा है या नहीं जा रहा, उसकी कंट्रोलिंग कर सकता हूं। उस डाटा को एक्यूरेट और उसकी कंप्लीटनेस को वेरीफाई कर सकता हूं। डाटा की इंटेग्रिटी को देख सकता हूं। किस तरीके से बिल बन के आता है, उस बिलिंग के ऊपर उसकी क्वालिटी चेक कर सकता हूं। चीजों को रिकंसाइल कर सकता हूं। चीजें रियल टाइम सिस्टम में हो रही है या नहीं हो रही है, ये वेरीफाई करना है। इंडिपेंडेंस देखनी है कि क्या एक सिस्टम दूसरे पे डिपेंड तो नहीं कर रहा। क्या रियल टाइम सिस्टम में डाटा इनपुट हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर जो सिस्टम में डाटा लेके जा रहे हैं, क्या वो ऑथराइज पर्सन है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी कंपनी का आईडी पासवर्ड हर एक के पास है और कोई भी जाके उसके टैरिफ को चेंज कर देता है, ऐप को चेंज कर देता है। फिर फायरवॉल, ये सब चीजें लगी हुई हैं कि वो ऐप को डाटा ब्रीच होने से सेव कर सके। ड्यूटी सेग्रीगेट है या नहीं है। पेमेंट्स और रिसीट वाली बात लिख सकते हैं। पूरे प्रोसेस क्या डेली बेसिस पे ऑपरेट होता है, क्या सिस्टम में कोई बैकलॉग तो नहीं पड़ा हो, क्या सिस्टम करप्ट तो नहीं होता, हैंग तो नहीं होता। तो ये सारे कंट्रोल्स जो जनरल बातें हैं, आईसा 315 जनरल आईटी कंट्रोल्स के ऊपर है, बैकअप्स, तो ये सब चीजें आपने उठा के मेंशन कर देनी है। इसमें कुछ भी सोचने वाला एज सच नहीं है। डन। 4 सवाल किए हैं, 4 सवालों में कुछ पल्ले पड़ा है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर में चीजें लिखनी कैसे, कोई फायदा हो रहा है। 10 मिनट के बाद मिलते हैं रिस्क के सवाल के साथ। 10 मिनट के बाद मिलते हैं रिस्क के सवाल के साथ। 9 बजे मुलाकात करते हैं।